अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरी कहानी या मेरी शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ प्लीज़ जो लोग स्टोरी को सुनते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है और आप आगे कौन सी किस किस की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर मेरे व्यूअर्स क्या सुनना चाहते हैं। सेकंड थिंग, मुझे भी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं न्यू स्टोरी। ये स्टोरी मुझे पर्सनली किसी ने रिक्वेस्ट की है। इस स्टोरी का नाम है सुर्ख गुलाब और इसके राइटर है फरहत निशात मुस्तफ़ा। तो शुरू करते हैं सुर्ख गुलाब पार्ट 1। नीला आसमान सियाह बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा से ऊंचे लंबे घने दरख्तों की डालियां सरशारी से झूम रही थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। एक बेनाम सी खामोशी जिसमें दूर से आती कहीं चील की आवाज़ खलल डालती हुई छाई थी। यूनिवर्सिटी की बल खाती सियाह सड़क इस वक्त सुनसान पड़ी थी और उसी सड़क के कोने पे बरगद का बूढ़ा घना सा पेड़ था जिसका साया सड़क पे छाया हुआ महसूस होता था। घनी शाखों के दरमियान रोशनी का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, फिर भी एक अजीब सी वीरानी बूढ़े बरगद पर छाई रहती थी। बूढ़े बरगद के तवाना तने पे कहीं कहीं सिया और सुर्ख बारीक धागे बंधे हुए नजर आते, जो करीब आने पर ही नजर आते थे। उसी पेड़ के साए में इस वक्त दो लड़कियां खड़ी थीं। उफ, बस अब मुझसे और नहीं चला जाता, पिंक स्कार्फ वाली ने नज़ाकत से कहा। वो दोनों काफ़ी देर से पैदल चलती हुई आ रही थी। थोड़ी ही दूर है आर्ट्स लॉबी, थोड़ा सा और रोशनी, दूसरी लड़की ने इसरार किया। नो वे, तुम जाओ नादिया, मैं यहीं हूँ, रोशनी ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, फिर यहीं खड़ी रहना, मैं बस थोड़ी देर में ही वापस आती हूँ, नादिया उसे ताकीद करती हुई चली गई थी। रोशनी ने दरख्त के साए में बैठ के पर्स से मिरर निकाल के खुद को देखा। मिटते हुए काजल को डार्क किया, लाइनर्स को तेज़ किया, स्कार्फ की पिंस को दोबारा से फिक्स किया। आखिर में फराग दिली से खुद पे परफ्यूम का छिड़काव करते हुए वो नादिया का इंतज़ार करने लगी। और ऊपर कहीं शाखों के दरमियान हरकत हुई। शाखें कुछ खौफजदगी से सिमटी थी इस हरकत पे। उफ, कब आओगी, रोशनी ने आसमान को देखते हुए सोचा और वक्त गुजारी के लिए नजरें यूं ही बरगद के पेड़ पे टिका दी। एक पल के लिए रोशनी को बड़ा अजीब सा लगा, जैसे उसने चमकती हुई आंखों को देखा हो। वो अपना वहम ख्याल करते हुए सा झटके रह गई, लेकिन वो दूसरा लम्हा पहले से ज़्यादा भारी साबित हुआ था। एक चमकता हुआ सुर्ख गुलाब बरगद के पेड़ से सीधा उसकी गोद में गिरा था। रोशनी बदहवासी से खड़ी हुई थी। ये उसके हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। उसी पल तेज़ हवा का एक झोंका आया और गुलाब के फूल से फूटती मशहूर कुन महक रोशनी की सांसें मुअत्तर कर गई थी और फूल हाथ में थमा गई थी। कौन है वहाँ? रोशनी ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक शाख जोर से हिली थी। रोशनी के हाथ से फूल छूट के नीचे जा गिरा। पीछे से जैसे किसी ने एकदम रोशनी के कंधे पे हाथ रखा तो वो जोर से चिल्लाई। सन्नाटे में उसकी चीख दूर तक गूंजी। नादिया दौड़ती हुई उस तक पहुंची। रोशनी, क्या हुआ? ये रोशनी की निगाहें ज़मीन पर पड़ी हुई थी। ये नादिया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। सियाह सड़क पे चमकता लाल गुलाब। किसने दिया है तुम्हें? नादिया ने हैरत से पूछा। रोशनी फटी फटी निगाहों से दरख्त को देखने लगी। तुमसे पूछ रही हूँ रोशनी, नादिया ने दोबारा पूछा। ये वहाँ से आया है, रोशनी ने बमुश्किल हिम्मत से बताया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नादिया को यही लगा। सच में ये ऊपर से ही आया है, पता नहीं कैसे, मैं तो यहीं बैठी थी, रोशनी कांपते हुए लहजे में बोली। किसी ने शरारत की होगी, चलो चले, अंधेरा हो रहा है वैसे भी, नादिया ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। हालांकि अंदर से वो खुद भी डर गई थी। यहाँ कोई नहीं था, रोशनी ने किसी के वजूद को मानने से इनकार किया। अच्छा चलो तो सही, नादिया उसे लेके आगे बढ़ गई। सुर्ख गुलाब वहीं रह गया था। ऊपर शाखों में एक बार फिर हलचल हुई थी। अंधेरा मजीद बढ़ने लगा था।
रोशनी को यूं लग रहा था जैसे दाएं जानिब उसके साथ कोई चल रहा हो। वो ध्यान बटाने को नादिया से आज का पेपर डिस्कस करने लग गई थी। अब कुछ देर बाद, रोशनी खाना खा लो बेटा, मम्मा ने टेबल पर खाना रखते हुए कहा। भूख नहीं है मम्मा, वो खिड़की के पास खड़ी बेतवज्जही से बोली, नजरें सामने नीम के पेड़ पर ही जमी थी। क्यों, पेपर तो ठीक हुआ ना, मम्मा ने फिक्रमंदी से पूछा। रोशनी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और आजकल उसके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जो रूल के हिसाब से दोपहर की शिफ्ट में होते थे। जी अच्छा हुआ, रोशनी ने मुख्तसर जवाब दिया। घर आते आते मगरिब का वक्त हो ही जाता था, सो रोशनी खाना दादी के साथ ही खाती थी। चलो फिर खाना खाओ और दादू इंतज़ार कर रही होगी, मम्मा ने उसका हाथ थामते हुए मेज़ की जानिब ले जाना चाहा। सुना नहीं बुढ़िया, वो नहीं जाना चाहती। कोई तेज़ बारीक आवाज़ रोशनी के पास से उभरी, लेकिन मम्मा को रोशनी के हिलते लब नहीं दिखाई दिए थे। वो वैसे ही साकित खड़ी थी। रोशनी, उन्होंने थूक निगलते हुए उसे पुकारा। रोशनी की पुश्त पे खिड़की का पट जोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ था। बिल्ली मियाओं की तेज़ आवाज़ निकालती हुई बाहर भागी थी। सुल्ताना, रोशनी कहाँ है? दादी खुद ही चल के बाहर आ गई थी। मैं यहाँ हूँ दादी, रोशनी ने मामूल की तरह जवाब दिया और उनकी जानिब बढ़ गई। पीछे सुल्ताना बेगम हैरान परेशान सी खड़ी रह गई थी। वो आवाज़ उनके जहन में अटक ही गई थी। अब रात 2 बजे का अमल था। हवस की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। आसमान पे फीका फीका सा पीला चांद था और तारे बेरौनक से दिखाई दे रहे थे। मुहिब सन्नाटा छाया हुआ था और इस सन्नाटे में कभी कभी कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आती और बिल्ली बेचैन सी होकर नीम के पेड़ को घूरते हुए मियाओ मियाओ किए जाती थी। रोशनी ने नींद में करवट ली तो आंखें किसी नामानूस एहसास के जेर असल खुल गई थी। रोशनी को यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठ के बैठ गई। बहुत अजीब सा कोई एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी, जैसे सामने बैठा कोई घूर रहा हो। ये एहसास इतना ताकतवर था कि रोशनी को उन निगाहों की तपिश से वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। बेड के सामने की दीवार की खिड़की खुली हुई थी, जबकि रोशनी को अच्छी तरह याद था कि वो खिड़की बंद करके सोई थी। ये क्या हो रहा है? शायद मैं टेंशन ज़्यादा ले रही हूँ, इसीलिए भूल रही हूँ, उसे यही लगा था। पेशानी को बाएं हाथ से दबाते हुए वो बेड से उतरी तो निगाहें साइड टेबल पे जा टिकी थी। नीम अंधेरे में चमकता सुर्ख गुलाब वाज़ेह था और उसकी खुशबू पूरे कमरे में चकराती फिरती थी। खिड़की का पर्दा हवा के ज़ोर से लहराया, यूं जैसे कोई पर्दा उठाते हुए बाहर निकला था। अम्मी, रोशनी चीखते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी। थोड़ी ही देर में घर के तमाम अफराद रोशनी के गिर्द जमा थे। रोशनी, क्या है बेटा, क्या हुआ? दादी पूछ रही थी। वो फूल, रोशनी ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फूल? कैसा फूल बेटा? अब्बा ने हैरत से पूछा। वहाँ, मेरे कमरे में। वो यूनी में भी था अब्बा, रोशनी के मुंह से बेतरतीब जुमले निकल रहे थे। फूल? क्या हो गया है रोशनी? बड़े भैया को झुंझला के बोले। सारिम, जाओ जाके देखो वहाँ क्या है, दादी ने हिदायत की। भैया सर हिलाते हुए उसके कमरे की जानी बढ़ गए, जबकि दादी रोशनी को अपने पास बिठा के कुछ पढ़ने लगी थी। कुछ नहीं दादू, कुछ नहीं, वहाँ पढ़ पढ़ के उसका दिमाग ज़्यादा चल गया है। सारिम भाई थोड़ी ही देर में वापस लौट आए थे। वो बेड के पास, रोशनी ने थूक निकलते हुए कहा। कुछ नहीं है भाई, सारिम ने ज़ोरदार नफ़ी की। रोशनी लब काट के रह गई। रोशनी, तुम मेरे कमरे में चल के सो जाओ, सुबह बात करेंगे, दादू ने कुछ सोचते हुए कहा। सुल्ताना बेगम ने उन्हें वो आवाज़ वाला किस्सा बताना चाहा ही था कि उनके कानों में एक बार फिर वही बारीक चुभती हुई आवाज़ गूंजी। खबरदार जो मुँह खोला, नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए गूंगी। सुल्ताना बेगम को लगा कि उनकी ज़बान तालू से ही चिपक के रह गई है। वो बेबसी से रोशनी को दादी के साथ जाता देखती रही। अगले दिन रोशनी की आंख दादू के जगाने से ही खुली थी। रोशनी, उठो बेटा, नमाज का वक्त निकल जा रहा है। जी, रोशनी ने झट आंखें खोलते हुए उन्हें देखा। दादू उसकी सुर्ख होती आंखें देख के अजीब से एहसास का शिकार हुई थी। जाओ बेटा, वजू कर लो, उन्होंने संभलते हुए कहा तो रोशनी सर हिलाते हुए चली गई। पीछे दादू कुछ सोच रही थी। वो सिंक के आगे खड़ी वजू कर रही थी। मुंह धोने के बाद उसने आईने में अपना अक्स देखा तो किसी और ही रोशनी से मुलाकात हो गई थी।
जर्द रंगत और आंखों के नीचे गहरे हल्के। एक ही रात में उसकी दुनिया बदल गई थी। रोशनी ने सोचते हुए बाजू के ऊपर से आस्तीन हटाई और उसके लबों से एक दबी दबी चीख निकली थी। बाजू पे जगह जगह नीले निशान थे। रोशनी ने एक गहरा सांस लेते हुए आईने में खुद को एक बार फिर देखा और इस बार रोशनी को अपनी आवाज़ पे काबू न रह सका। उसके बालों में दाएं कान के पास चमकता हुआ सुरगुलाब आईने में दिखाई दे रहा था। रोशनी, दरवाज़ा खोलो बेटा, दादू बाहर से कह रही थी। रोशनी ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने जैसे कदमों में जंजीर डाल दी थी। रोशनी के कदम जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। वो आगे जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। उसने दादी को पुकारना चाहा, लेकिन मुँह से आवाज़ तक ना निकली। गले की रगें खिंच गई थी, पेशानी पे पसीना फूट आया और यूँ लगता था जैसे किसी ने गर्दन शिकंजे में जकड़ ली हो। रोशनी की आंखें बाहर को उबल आई थीं। दूसरी तरफ दादी रोशनी की चीखें सुनने और फिर ना जवाब देने पे हौल कर रह गई थी। सारिम के कमरे में जाके उसे जगाया, जो नमाज पढ़ के दोबारा सोने के लिए लेट रहा था। सारिम बेटा, पता नहीं रोशनी के साथ क्या हुआ है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा और ना वो कुछ बोल रही है। फरहाना बेगम परेशानी से बोल रही थी। आपको तंग कर रही होगी दादू, कोई नई शरारत सूझी होगी उसे। सारिम को झुंझला के बोला था। नहीं बेटा, रात भी वो डर गई थी, तुम चल के देखो ना। उन्होंने परेशानी से इसरार किया तो सारिम को उठना ही पड़ा। सारिम के पीछे पीछे फरहाना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर उनके होश उड़ाने को काफ़ी था। रोशनी सामने ही आराम कुर्सी पे बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। दुपट्टा कंधे पे टिका हुआ था और सियाह बालों में चमकता सुर्ख गुलाब दूर से ही दिखाई देता था। वो यूं थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप तो कह रही थी इसे कुछ हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सारिम उनसे पूछ रहा था। फरहाना बेगम के गले में कुछ अटका हुआ था। ये क्या बात हो रही, ये क्या हो रहा था? वो देखो सारिम, फरहाना बेगम ने उसके बालों की जानिब इशारा किया था। फूल, ये वही फूल है रोशनी जिसका जिक्र तुम रात को कर रही थी। अच्छा ड्रामा है ये, सारिम ने कहते हुए उसके बाल हसब आदत खींचे, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा कहाँ था। किसी अनदेखी कुव्वत ने सारिम का हाथ झटकते हुए उसे पूरी कुव्वत से नीचे गिरा दिया था। अम्मी, सारिम कर रहा। या अल्लाह, फरहाना बेगम को धक्का सा लगा। वो फटी फटी आंखों से मंजर देखने लगी। रोशनी ने तो सर उठा के भी नहीं देखा था। फिर सारिम को किसने धक्का दिया था? अम्मा, क्या हो रहा है यहाँ? सुल्ताना बेगम, रोशनी की अम्मी, सारिम की चीख सुन के सास के कमरे में आई थी। फरहाना बेगम उन्हें खौफजदा निगाहों से देखती रही। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सारिम, क्या हुआ है तुम्हें? वो पूछ रही थी। ये लड़की, इसमें कुछ है अम्मी, सारिम खौफजदा निगाहों से उसे देखते हुए बोला था। रोशनी ने ये बात सुन के अपना सर झटके से उठाया था। सुल्ताना बेगम, जो उसे ही देख रही थी, दहल के रह गई थी। रोशनी की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि। फरहाना बेगम ने सीने पे हाथ रखते हुए बेइख्तियार ही इस्तगफार पढ़ी थी। सुल्ताना बेगम ने सारिम का सर गोद में रखते हुए आयतल कुर्सी रोशनी को देखे बिना पढ़नी शुरू की ही थी कि रोशनी उन्हें टोक गई। क्या हुआ है अम्मी? आज सुबह ही सुबह भाई का इतना ख्याल? वो सुल्ताना बेगम के कांधे पे हाथ रखते हुए इंतहाई दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। सुल्ताना बेगम ने चौंक के उसे देखा। रोशनी अपने मामूल के अंदाज में खड़ी थी और आंखों की सुर्खी अब गायब हो चुकी थी। फरहाना बेगम ने बेसाख्ता ही बहू का हाथ दबाया, जो इस बात का इशारा था कि रोशनी को कुछ मत बताओ। सुल्ताना बेगम खामोशी से सारिम को सहारा देकर बाहर ले आने लगी। कमाल से कहती हूँ, किसी नेक आलिम को घर लाए, फरहाना बेगम सोच चुकी थी। रोशनी की पल पल बदलती हालत उन्हें परेशान कर रही थी। रोशनी के दो भाई थे, साइम और सारिम। रोशनी उनकी इकलौती बहन थी। खुशहाल सा घराना था। वालिद कमाल साहब एक नामी ग्रामी स्वीट शॉप की चेन के मालिक थे। अक्सर लोग तकरीबात में उनकी ही मिठाइयाँ और केक पसंद करते थे। खुद कमाल साहब मिलियर के इलाके की शॉप में बैठा करते थे। साइम उनका बड़ा बेटा था, जो शादी के बाद अलग घर में रहता था, क्योंकि उनकी बीवी सानिया ससुराल में रहना चाहती थी। एक लंबे झगड़े के बाद वो उसी गली के अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। सानिया, जो इस वक्त दोपहर का खाना बनाने में पूरी तरह मगन थी, डोरबेल की मुसलसल आवाज़ पे चौंकी थी। कौन आ गया इस वक्त? चूल्हे की आंच धीमी करते हुए वो किचन से बाहर निकली। गेट पे रोशनी थी। तुम? सानिया को उसे देख के हैरत हुई। सोचा आज आपसे मिलने आ जाऊं, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी।
हाँ आ जाओ। सानिया को उससे नंद वाला प्रोटोकॉल देना ही पड़ा। आखिर को साइम की लाडली बहन जो थी। क्या लोगी, चाय या ठंडा? मिठाई, रोशनी ने अलग ही बात की थी। तुम तो मीठे से दूर भागने वाली लड़की हो। सानिया को हैरत हुई। अब नहीं, उसकी मुस्कुराहट सानिया को बेहद अजीब लग रही थी। खैर, मिठाई की प्लेट उसके आगे रखने के बाद सानिया किचन में चली आई थी। खाने का वक्त हो रहा था और साइम घर ही खाना खाते थे। अभी सानिया ने तो चूल्हे पे रखा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। रोशनी कॉलिंग। सानिया को हैरत हुई। वो लाउंज में बैठ के उसे क्यों फ़ोन कर रही है? वहीं से आवाज़ नहीं वहीं से आवाज़ नहीं दे सकती थी क्या? रोशनी, ऐसा भी क्या नखरा कि मेरे घर में ही बैठ के तुम मुझे ही फ़ोन करो? सानिया को तो तब ही चढ़ गई थी। आपके घर? क्या बात कर रही हैं भाभी? मैं तो अपने घर में हूँ। रोशनी का हैरत भरा जवाब सानिया के होश ही उड़ा गया था। तो वो कौन है? सानिया जो उससे बात करते हुए लाउंज तक आ चुकी थी, उसने बेहद खौफजदा निगाहों से सोफे पे बैठी लड़की को देखा था, जो रोशनी के जैसी थी और साबित बर्फी के टुकड़े खा नहीं निगल रही थी। कौन? दूसरी तरफ से रोशनी पूछ रही थी, लेकिन सानिया के तो कान ही साए साए कर रहे थे। सोफे में बैठी रोशनी ने उसकी आवाज़ से पलट के देखा और उसकी आंखें देख के सानिया को झटका सा लगा। उनमें जैसे शोलों की लपक थी जो उसके अंदर बर्फ दौड़ा रही थी। मिठाई की प्लेट फर्श पर फेंकने के बाद अब वो लड़की उसे घूरते हुए कद में छोटी होती जा रही थी। इतनी छोटी जितना एक बौने का कद होता है। बेहोश होने से पहले ये आखिरी मंजर था जो सानिया ने देखा था। कमाल है, आजकल लोग बात ना करने के कैसे कैसे बहाने बनाने लगे हैं। रोशनी फ़ोन सोफे की जानिब उछालते हुए बोली। सानिया से उससे यही उम्मीद थी, सो उसने इस मामले को सीरियस ही नहीं लिया था। रात के 11 बज रहे थे। कमाल साहब जुमेरात के दिन के मखसूस अज़कार में मसरूफ़ थे। इस वक्त ग्राहकों का इतना रश नहीं होता था, लेकिन उनकी दुकान रात 12 बजे ही बंद होती थी। सारिम भी आज उनके साथ था। 11:20 पे सारिम को ऐसा लगा कि ग्लास डोर उड़ता हुआ उसके मुंह पे आ गिरा हो। उसने चौंक के चेहरे पे हाथ फेरते हुए देखा। सामने से दो आदमी चले आ रहे थे। अरे उस्मान साहब, कमाल साहब ने चहकते हुए कहा। यकीनन वो कोई पुराने ग्राहक थे। यही सोचते हुए सारिम ने हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब अगरचा दोनों ने दिया था, लेकिन हाथ सिर्फ उस्मान साहब के साथ आए हुए आदमी ने ही बढ़ाया। सारिम को ऐसा लगा जैसे इस हाथ में कोई हड्डी नहीं और वो गर्म शोलों की मानिंद दहकता हुआ था। 5 किलो गुलाब जामुन और 10 किलो कलाकंद दीजिएगा। उस्मान साहब अपने साथ आए लड़के का हाथ सारिम से दूर करते हुए बोले। सारिम इस पल उनकी आंखों में नहीं देख सका था। जो हुक्म, कमाल साहब ने कहते हुए मुलाजिम को इशारा किया था। शॉपर समेटने के बाद उस्मान साहब जाने के लिए पलटे थे, लेकिन कुछ सोच के कमाल साहब की जानी पलट के बोले, कड़ा वक्त आने को है, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। इस जुमले ने इन बाप बेटे को हैरत में डाल दिया था। सारिम जो उन्हें जाता हुआ देख रहा था, उसे न जाने क्यों लगा कि ग्लास डोर के पार उस्मान साहब और उनके साथी का कद कुछ फीट मजीद ऊंचा हुआ है। साइम कारखाने से लौटे तो सानिया की हालत उन्हें चौंका गई। साहब जी, मैं घर आई तो बेगम बेहोश थी। पता नहीं क्या हुआ है जी, मुलाजमा ने बताया था। जाओ तुम सानिया क्या हो जाओ तुम सानिया, क्या हुआ है? साइम ने पूछा। तुम्हारे घर वाले अब मुझ पे टोना भी करवाएंगे? कहते हुए सानिया ने उसे सारा किस्सा सुनाया था। नामुमकिन, साइम ने मानने से इनकार कर दिया था। आप तो यही कहेंगे ना? सानिया रूहान सी हुई। चलो घर चल के पूछते हैं अम्मा से कि रोशनी आई थी या नहीं, साइम फैसला कुन अंदाज में कहते हुए खड़े हुए। इस वक्त सानिया ने वक्त देखते हुए कहा, जो 12:30 बजा रही थी। हाँ, अब्बा भी होंगी इस वक्त, साइम ने उसे चादर थमाते हुए कहा। सानिया रोशनी के मुतवक्का डांट का सोच के खुश हो गई थी। रात का मखसूस अंधेरा फैला हुआ था। मोहल्ले की आवारा बिल्ली गाड़ी के नीचे दुबकी नीम के पेड़ को देखते हुए, जिसकी एक शाख मुसलसल झूलती थी, मियाओ मियाओ कर रही थी। सानिया के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। साइम अब बैल बजा रहे थे और इधर नीम के पेड़ की शाख झूलना बंद हो चुकी थी। बेटा, भाई भाई भाभी आए हैं, जाओ चाय लेके आओ, कमाल साहब ने रोशनी से कहा, जो उकताई हुई नज़रों से सानिया को देख रही थी। एक तो आज दिन भर दादी और अम्मा न जाने इस पे क्या कुछ भूखती रही और पिलाती रही, और अब ये भाभी साहिबा आ गई थी। रोशनी को कुछ याद न था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बुरे दिल से उठ के किचन की जानिब आई थी, लेकिन किचन में कदम रखते ही उसके कदम वहीं थम गए थे।
खाली किचन में जलते चूल्हे पे धरे पतीले में कफगीर चमचा खुद ही घूम रहा था। चूल्हे की तेज आंच पे कोई नादीदा मखलूक चमचा तेज रफ्तारी से घुमा रही थी। रोशनी के लबों से एक जोरदार चीख आज़ाद हुई थी। सानिया का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। कमाल साहब के साथ दोनों भाई भी उठ के किचन की जानिब दौड़े, जहां रोशनी लबों पे सख्ती से हाथ जमाए फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। ये क्या? कमाल साहब भी चौंके। खाना पकता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पका रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? साइम खौफजदा नज़रों से सामने देखते हुए बोला, जहां अब काउंटर से गोश्त की प्लेट खुद ही उठती हुई पतीले की जानिब बढ़ रही थी। जब तक हम हैं यहाँ, कोई नहीं आए यहाँ, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वही तेज़ बारीक आवाज़ जो सुल्ताना बेगम पहले भी सुन चुकी थी, इस बार सबको सुनाई दी थी। कौन कौन हो तुम? सारिम ने जी खड़ा करके पूछा। तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर, वही बारीक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कमाल साहब ने जल्दी से आगे बढ़ के किचन का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद कर दिया। चलो यहाँ से सब। वो रोशनी का हाथ थाम के उसे सबसे पहले वहाँ से ले गए। बाकी सब ने भी उनकी तकलीद की थी। ये सब क्या हो रहा है अंकल जी? सबसे ज़्यादा सानिया डरी हुई थी। वल्लाह आलम बेटा, सुबह किसी से बात करता हूँ, तुम लोग इस वक्त आए खैरियत? कमाल साहब ने कुछ और बोलने से गरेज ही किया। कुछ उन्हें अंदाज़ा हो रहा था। वो बाबा, आज दोपहर में रोशनी घर आई थी, सायम ने तमहीद बांधी। नहीं तो? रोशनी को तो आज हमने कहीं नहीं जाने दिया, फरहाना बेगम ने फौरन कहा। मुझे मालूम है, लेकिन रोशनी जैसी लड़की घर आई और फिर रोशनी की कॉल भी उसी दौरान आई थी, सायम ने बताया। ओह, तभी भाभी ने मुझसे वो बात की। रोशनी जो खौफ से सफ़ेद पड़ रही थी, चौंक के बोली। हाँ सानिया। हाँ, सानिया ने सिर्फ सर हिलाया। और वो मेरे देखते देखते इतनी छोटी हो गई जितना एक बौना होता है, लेकिन रोशनी घर से बाहर नहीं निकली। या अल्लाह, कमाल, ये क्या हो गया है? आज जो आवाज़ सुनाई थी वो उस दिन मैंने भी सुनी थी। सुल्ताना बेगम के कहने की देर थी कि किसी ने उनका गला पकड़ लिया। आह, वो तकलीफ से चीखी, आंखें बाहर को बलाई थी। अम्मी, क्या हुआ आपको अम्मी? सारिम दौड़ के उनके पास आया। गूंगी गूंगी होगी ये अब। क्या क्या कहा था मैंने? मना किया था ना? वही बारीक आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी थी। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहते हो? सारिम चीख पड़ा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। बस सुल्ताना बेगम मुंह के बल फर्श पे गिरी थी। इसे अंदर ले जाओ। सायम, तुम वजू करके मेरे साथ आओ। कमाल साहब सुल्ताना बेगम पे फूंकते हुए बोले। या अल्लाह रहम कर। फरहाना बेगम आबदीदा हो गई थी। सुबह होते ही कमाल साहब किसी साहब को घर लेके आए थे। लड़की लड़की को बुलाओ, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। कमाल साहब ने रोशनी को आगे आने का कहा। वो जो कोई भी मखलूक है, इसकी वजह से इस घर तक पहुंची है। आमिर साहब ने आंखें मूंदे हुए जवाब दिया। वो कौन है और वो क्यों घर तक पहुंची है? मेरे इल्म में जो था मैंने बता दिया। आप लोग किसी बड़े आमिर से राब्ता करें, आमिर साहब ने साफ गोई से कहा था। सारी मायूसी से अब्बा को देखने लगा। जी ठीक है, घर की तफसीली सफाई करवाए और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें। आमिर साहब मशवरा देते हुए चले गए। सानिया घर चले? साइम ने पूछा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने साफ इनकार कर दिया था। कब तक? प्लीज़ अभी नहीं, उसने साफ मना कर दिया। वो मंजर उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था कि कैसे वो लड़की पूरे कद से एक बौने में तब्दील हो गई थी। सानिया झाड़न अलमारी के पीछे रखा है, वो ले आओ। फरहाना बेगम खुद भी सफाई करने में मसरूफ़ हो गई थी। सानिया उनकी बात सुन के अलमारी की तरफ बढ़ी ही थी कि इससे पहले ही अलमारी के पीछे से झाड़न खुद निकल आया था। वो सानिया की तरफ यूँ आ रहा था जैसे अपने पैरों पे चलता हुआ आ रहा हो। दादू! सानिया चिल्लाते हुए भागी थी। अल्लाह रहम, अब क्या हो गया? फरहाना बेगम हॉल के कमरे में आई। हवा में तीरता हुआ झाड़न सीधा फरहाना बेगम के मुंह से टकराया। आह! वो सर पकड़ के रह गई थी। सानिया खौफजदा होते हुए वहाँ से भाग गई। तो जो कोई भी है, मत सता मेरे बच्चों को, यहाँ से जा, फरहाना बेगम ने हौसला करते हुए मुखातिब किया। नहीं नहीं, बारीक सी आवाज़ ने साफ इनकार कर दिया था। आवाज़ के साथ ही कोने में रखी अलमारी धड़ाम से नीचे गिरी थी। फरहाना बेगम कमरे से फ़ौरन बाहर निकल आई थी। वो मखलूक जो कोई भी है, हमें उससे मुकाबला करना है। कहीं वो रोशनी पे आशिक तो नहीं हो गई? आमिर साहब ने यही तो कहा था। सानिया ने उनकी बात को दूसरा ही रंग दिया।
सानिया, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह से रहम मांगो। चलो सब मिलके कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सुल्ताना, तुम भी उठो, डॉक्टर ने कहा है तुम बोलने लगोगी, इसलिए हिम्मत करो। फरहाना बेगम ने सबको समझाया। सानिया कुरान पाक लेने और सुल्ताना बेगम वजू करने उठ गई थी। बाबा, कल जो साहब आए थे, क्या हम उनसे मदद नहीं ले सकते? सारिम ने पूछा। नहीं बेटा, वो सिर्फ जुमेरात वाले दिन आते हैं। अगर उनसे बात करनी है तो फिर अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन तब तक हम रुक नहीं सकते। न जाने वो मखलूक क्या कर जाए, सारिम ने बेचैनी से कहा। अभी हम नूर अल्लाह साहब के पास जा रहे हैं, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। कमाल साहब को उम्मीद थी। रोशनी, तुम भी तिलावत करो बेटा, फरहाना बेगम ने उसे हाथ पे हाथ धरे देख के टोका। रोशनी ने उन्हें घूरते हुए दोनों हाथ सीने पे बांध लिए। फरहाना बेगम ने ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। रोशनी का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। सानिया ने भी आवाज़ बुलंद की तो रोशनी का जिस्म अकड़ने लगा था। फरहाना बेगम सूरह बकरा के आखिरी रुकू पे पहुंची ही थी कि रोशनी की आवाज़ उनके कानों से टकराई। बंद करो ये! फरहाना बेगम की आवाज़ मज़ीद ऊंची हुई थी। मैंने कहा बंद करो! वो दोनों कानों पे हाथ रखते हुए चिल्लाई थी। फरहाना बेगम ने अनसुनी कर दिया। सुना नहीं, मैंने कहा बंद करो! उनकी गर्दन दबोचते हुए रोशनी के हलक से बेहद खौफनाक आवाज़ निकली थी। सुल्ताना बेगम और सानिया का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। रोशनी, रोशनी, छोड़ो दादू को! सानिया ने उसे बाजू से पकड़ के पीछे करने की कोशिश की थी। रोशनी का वजूद इंतहाई भारी हो चुका था। दिखने में धान पान सी रोशनी इस वक्त 10 पहलवानों जितनी भारी पड़ रही थी। मना किया था ना, मना किया था ना! रोशनी के हलक से खरखराती हुई आवाज़ बरामद हो रही थी। वो दोनों हाथों के शिकंजे में फरहाना बेगम की गर्दन दबोचे हुई थी। अम्मी, इसे देखे! सानिया चिल्लाई। उसी पल डोरबेल बजी थी। सानिया ने भाग के दरवाज़ा खोला था। कमाल साहब के साथ कोई अजनबी सूरत भी थी। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कमाल साहब ने परेशानी से पूछा। ठीक उसी वक्त एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। नीम के पेड़ पे बैठा कौवा काय काय करता हुआ उड़ गया था। बाबा जल्दी आए! रोशनी! सानिया कहते हुए अंदर की जानिब भागी। नूर अल्लाह साहब, प्लीज़! कमाल साहब उन्हें अंदर की जानिब लेके बढ़े थे। वो दोनों अंदर पहुंचे तो सानिया और सुल्ताना बेगम ने रोशनी को ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। वो उनकी गिरफ्त में मचल रही थी। वक्फे वक्फे से उसके मुंह से अजनबी आवाज़ें निकल रही थी। दाएं सोफे पे फरहाना बेगम बैठी अपना गला मसल रही थी और एक गिलास पानी नूरल्लाह साहब के कहने पे सारिम ने उन्हें फ़ौरन गिलास में पानी डाल के दिया। नूरल्लाह साहब गिलास लेके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उस पानी के चंद छींटे उन्होंने रोशनी के मुंह पे मारे थे। रोशनी बेदम सी होके कुर्सी पे गिर गई थी। मेरी बच्ची! कमाल साहब तड़प के आगे बढ़े थे। नहीं कमाल साहब, जल्दबाजी काम खराब कर देती है। नूरल्लाह साहब ने उन्हें रोका था। तो क्या करें फिर हम? कमाल साहब बेबसी से बोले। अल्लाह बेहतर करेगा। सायम ने मुझे कैफियत बताई थी बेटी की। वालिदा कहाँ है? उन्होंने पूछा। उनसे बात करने का क्या फ़ायदा, वो बोल नहीं पा रही। सानिया ने अफसरदगी से बताया। ओह! नूरल्लाह साहब कह के तस्बीह के दाने घुमाने लगे। फिर जेब से कलम निकाल के एक नक्श लिखा और कमाल साहब को दिया था। ये खातून को 3 टाइम पिला दीजिएगा, अल्लाह आफियत का मामला करेगा। लेकिन नूरल्लाह साहब, मेरी बच्ची के साथ मसला क्या है? कमाल साहब का असल मसला ये था। वो मखलूक जो इस दुनिया में रहती है लेकिन हम में से नहीं है। वो संजीदगी से बोले। मतलब? सानिया ने चौंक के उनकी शक्ल देखी। वो मखलूक जिन्नात में से है। कमाल साहब ने डूबते दिल के साथ पूछा। नूरल्लाह साहब ने सिर्फ सर हिलाया था। तो अब? वो परेशानी से पूछ रहे थे। जिन्नात यूं ही किसी को तंग नहीं करते, उनकी अपनी दुनिया है। पहले हमें वजह मालूम करनी होगी। मैं मगरिब के बाद फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप घर के तमाम अफराद एक ही कमरे में रहो। कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और एक बात का ख्याल रहे, इस कमरे में कोई आईना नहीं होना चाहिए। नूरल्लाह साहब हिदायत देते हुए उठ खड़े हुए थे। कोई ख़ास वजह इस अमल की? फरहाना बेगम ने पूछा। चूँकि हमें वजह नहीं मालूम, इसलिए एहतियात बेहतरीन अमल है। नूरल्लाह साहब इन सब को गहरी सोच में छोड़ के जा चुके थे। सारिम गायब दिमागी से दुकान पे मौजूद कस्टमर्स को डील कर रहा था कि अचानक वो चौंक गया। उस्मान साहब के साथ आने वाला लड़का आज फिर मौजूद था। आज तो जुमेरात नहीं। सारिम के लबों से बेसाख्ता निकला था। जानता हूँ, लेकिन आना ही पड़ा। वो धीमी आवाज़ में बोलता चारों तरफ देख रहा था। क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो दोस्त? सारिम ने उसकी बेचैनी नोट की थी। ओह नहीं दोस्त, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।
ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारों की सी लपक उभरी थी। सारिम थूक निगल के रह गया था। कौन था ये आदमी? मेरा नाम याद रखना, आमिर। तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। वो पीछे क्या है? कहने के साथ ही उसने आमिर की तवज्जो पीछे की जानिब करवाई थी। सारिम बेसाख्ता ही पलटा था, लेकिन वहाँ सिर्फ चमचमाते शेल्फ थे। वहाँ तो कुछ नहीं है, कहते हुए सारिम ने जैसे ही सामने देखा तो आमिर गायब हो गया था। ये कहाँ गया अचानक से? सारिम हैरानगी से कितनी ही देर सोचता रह गया। आसमान आज बिना चांद के सिया पड़ा था। ऐसा अंधेरा था कि मानो बंदे का कलेजा पानी हो जाए। सर्दियों की मुख्तसर सी शाम अब सियाह तवील रात में ढलने लगी थी। परिंदे शोर मचाते अपने घोंसलों में पनाह ले रहे थे और मोहल्ले की आवारा बिल्ली किसी गाड़ी के नीचे पनाह लेने की कोशिश में थी। यूँ लग रहा था जैसे कुछ होने को है। नूरुल्लाह साहब घर के बड़े कमरे में मौजूद थे। रोशनी को होश आ चुका था और अब वो खामोशी से एक कुर्सी पे बैठी थी। नूरुल्लाह साहब के हाथ में एक सुनहरा सा खंजर था, जिस पर वो वक्फे वक्फे से कुछ पढ़ के फूंकते हुए हिसार खींच रहे थे। नूरुल्लाह साहब के हाथ में हिसार खींच रहे थे। आप सब आयतल कुर्सी का विर्द करते रहिए, हाजिरी बस शुरू होने को है, नूरुल्लाह साहब ने आंखें खोलते हुए कहा। उनकी आंखों की सुर्खी देख के उन सब के वजूद में एक फरीरी सी दौड़ गई थी। यकायक कमरे की बाएं जानिब मौजूद खिड़की का पट खुला था। हवा के जोर से पर्दा उठा था और कमरे में एक मशहूर कुन भीनी सी महक फैल गई थी। सानिया ने बेइख्तियार गहरी सांस लेना चाही। उसी पुल नूरुल्लाह साहब ने आंखें खोल के उसे तंबीही निगाहों से देखा। सानिया खौफजदा सी होकर नीचे देखने लगी थी। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और उसका खुमार इन सब के हवासों पे तारी हो रहा था। रोशनी का सर नीचे झुकता जा रहा था। नूरुल्लाह साहब ने ज़ेर लब विर्द करते हुए अचानक ही रोशनी की जानिब फूंक मारी थी। रोशनी के वजूद ने झटका लेके ऊपर की जानिब देखा था। उसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी ने उन सब का लहू खुश कर दिया था। रोशनी के सियाह बालों में एक बार फिर से सुर्ख गुलाब बहार दिखा रहा था। सारिम ने अपनी सांस तक रोक ली थी। कौन हो तुम? नूरुल्लाह साहब ने कड़कते हुए लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से रोशनी बस उन्हें सुर्ख आंखों से ही घूरती रही थी। नूरुल्लाह साहब कुछ सोच के सर हिलाने लगे। फिर उन्होंने कमाल साहब को एक मखसूस इशारा किया। आप कौन हैं? यहाँ तक क्यों आए हैं? नूरुल्लाह साहब के बरअक्स कमाल साहब का लहजा खासा नरम था। हम इसकी वजह से आए हैं। बारीक सी समातों पे गिरा गुजरती हुई आवाज़ रोशनी की हलक से बरामद हुई थी। उसी के साथ सुर्ख गुलाब की एक पत्ती टूट के नीचे सफ़ेद चादर पे गिरी थी। लेकिन तुम हो कौन? नूरुल्लाह साहब ने अपना सवाल दोहराया। इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हम। दूसरी तरफ से सरकशी दिखाई गई थी। नरमी का जवाब नरमी से देते हैं, कमाल साहब ने मदाखलत की। रोशनी ने आंखें घुमा के उन्हें बेहद खौफनाक अंदाज में घूरा था। तुम कौम जिन्नात में से हो, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा मस्कन कहाँ है। नूरुल्लाह साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी तरफ से सरी ही नहीं उन्हें नज़रअंदाज किया गया था। गुलाब की एक और पत्ती टूट के सफ़ेद चादर पे गिरी। नाराज़ लगते हो दोस्त? नूरुल्लाह साहब ने पानी का गिलास रोशनी की जानिब बढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ से रोशनी ने मुट्ठियाँ भींचते हुए एक गुस्सेली आह भरी थी। नूरुल्लाह साहब ने समझते हुए सर हिलाया। आज बुलाने की कोशिश की है, दोबारा मत बुलाना। वो बारीक आवाज़ आज उन्होंने आखिरी बार सुनी थी और उसके साथ खुशबू और गुलाब का फूल दोनों ही गायब हो गए थे। रोशनी के जिस्म ने एक झटका खाया था। क्या ये जिन हमारी रोशनी के पीछे है, उस पे आशिक है? फरहाना बेगम ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं, आपकी बेटी पे वो आशिक नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो उससे नाराज़ है। पर रोशनी ने ऐसा क्या किया है? सारिम नासमझी से बोला। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। हमें रोशनी की यूनिवर्सिटी जाना होगा। नूरुल्लाह साहब ने चादर पे पड़ी गुलाब की पत्तियों को देखते हुए कहा। उनके ये कहने की देर थी कि देखते ही देखते उन पत्तियों में शोले भड़क उठे थे और थोड़ी देर बाद चादर पे सिर्फ राख थी। ये चादर हमें दे दीजिए, ये हमारे साथ जाएगी, नूरुल्लाह साहब ने कहा था। कमाल साहब ने सिर्फ सर हिलाने पे ही इक्तफा किया था।
नूरुल्लाह साहब के जाने के बाद साइम ने भी जाने की इजाज़त मांगी थी। अम्मा, आज लोडिंग करवानी है माल की, इसलिए रात देर तक कारखाने में ही रहूँगा, उसने बताया था। फरहाना बेगम ने उसे अपनी दुआओं के हिसार में रुखसत किया था। बाबा, आप इस वक्त? रोशनी की आवाज़ ने इन सब को मुतवज्जा किया था। वो खाली खाली निगाहों से कमाल साहब को देख रही थी। बस यूं ही वो फीका सा मुस्कुरा के रह गए थे। रोशनी को हाजिरी के बाद कुछ याद नहीं रहता था, वो सब ये जान गए थे। मेरा पेपर है कल, मैं जाऊं तैयारी कर लूं? रोशनी बड़बड़ाती हुई उठ चुकी थी। रात का सन्नाटा कल कुल कायनात पे हावी था। गली में अंधेरे का राज था। दूर कहीं आसमान पे इक्का दुक्का तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। इस सन्नाटे को दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ चीर रही थी। साइम कारखाने से बाहर निकला तो घुप अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। कारखाना चूंकि घर से करीब था, सो वो अक्सर पैदल ही आता था। आज भी वो पैदल ही घर की जानिब रवाना हो रहा था। रास्ते में ठोकर लगने से उसने मोबाइल टॉर्च ऑन कर लगने लगे इससे उसने मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली थी। सफ़ेद रोशनी ने उसके चेहरे के गिर्द हाला सा बना लिया था। गली में ऊपर की जानिब आओ तो दाएं कोने के आखिरी घर में बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसकी ऊंची घनी शाखों का साया सड़क पे रहता था। साइम अभी गली के कोने में पहुंचा ही था कि अचानक उसे किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ था। अंदर तक उतर जाने वाली, लहू जमा देने वाली नज़र। साइम ने मोबाइल से निगाहें उठा के ऊपर देखा था और उसके ज़मीन और आसमान साकित हुए थे। वो मखलूक जो कोई भी थी, साइम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उसकी आंखें अंगारों की मानी दहकती थी। कहने को वो एक लड़की का चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे के नक्श। साइम के हाथ से सेलफोन छूट के नीचे जा गिरा था। टॉर्च बुझ गई और गली अंधेरे में डूबी थी। दफातन उस लड़की का हाथ उठा था और फिजा में जोरदार आवाज़ गूंजी थी, पटाख। साइम के चेहरे पर शायद नहीं, यकीनन पूरी 5 उंगलियां छपी थी। एक शदीद जलन का एहसास था जो उस पर हावी हो रहा था। साइम पूरे कद से नीचे गिरा था। सुबह का धुंध लगा लगा धुंध हल्का आहिस्ता आहिस्ता चारों ओर फैलना शुरू हो रहा था। शहर की फिजाओं में अजान फजर की आवाज़ गूंज रही थी। नीम वाली गली के घरों के दरवाजे खुलने बंद होने लगे। मोहल्ले की मस्जिद गली से ऊपर की तरफ पड़ती थी, सो सबका रुख उधर ही होता था। अरे ये कौन है? सबसे पहले जमील साहब की नज़र उस लड़के पे पड़ी थी जो कोने पे औंधे मुंह गिरा हुआ था। किसी ने आगे बढ़ के उसे सीधा किया तो मोहल्ले के लोग चौंक उठे। ये तो कमाल साहब का लड़का है ना? किसी ने तस्दीक चाही। हाँ मियाँ, उन्हीं का है, लेकिन इसे हुआ क्या है? जमील साहब उसकी पेशानी छूते हुए फिक्रमंदी से बोले थे। क्या खबर? रफ़ीकी साहब ने लाइल्मी दिखाई। क्या बात है भाइयों, इस वक्त सब यहाँ क्यों? कमाल साहब भीड़ देख के उस तरफ चले आए। आपका बेटा साइम कमाल साहब, उसे बहुत तेज़ बुखार है और ये बेहोश भी है। जमील साहब ने बताने की देर थी कि कमाल साहब फ़ौरन उसकी जानिब लपके। साइम, आंखें खोलो बेटा, उन्होंने परेशानी से उसे पुकारा। उसे घर ले जाएं। जमील साहब ने हमदर्दी से मशवरा दिया था। अरे ये उसके गाल पे निशान कैसा है? अमजद साहब, जो साइम को सहारा दे के उठा रहे थे, हैरानगी से बोले। किसी चीज़ ने काटा होगा। अरे नहीं, ये तो तमाचे का निशान है। किसी ने इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। जमील साहब ने अमीक निगाहों से साइम का जायज़ा लेते हुए कहा। साइम का जायज़ा बाद में लीजिएगा, पहले इसे घर ले चलें। कमाल साहब कुछ परेशानी से और कुछ उकताहट से बोले थे। उनकी बात सुन के बाकी सब तो मस्जिद की जानिब बढ़ गए थे, जबकि अमजद साहब कमाल साहब के साथ हो लिए थे। कमाल, आप अभी तो गए थे मस्जिद? सुल्ताना बेगम ने हैरानगी से पूछा। इससे पहले कमाल साहब जवाब दे, नज़र साइम पर पड़ी थी। या अल्लाह, इसे क्या हुआ? कमाल साहब ने उन्हें सारी बात बता दी थी। अल्लाह रहम, ये क्या हो रहा है? मैं जाके बहू को जगाती हूँ, सुल्ताना बेगम अब परेशानी से कहती बाहर निकल गई थी। सानिया जब से आई थी वापस नहीं गई थी। सानिया, उठो, क्या हो गया अम्मी? उसने मंदी मंदी आंखों से उन्हें देखा। साइम रात को घर नहीं आया और तुमने बताया भी नहीं, तो आप मुझसे इतनी सुबह ये पूछने आई हैं? वो जमाई लेते हुए बेजारी से बोली। ओ बीबी, वो सारी रात गली में बेहोश पड़ा रहा है और तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। सुल्ताना बेगम को गुस्सा आया। सानिया का दिमाग भग से उड़ा था। क्या मतलब? बाहर आओ, मेरे कमरे में बेहोश पड़ा है वो। सुल्ताना बेगम उसे कहते हुए बाहर निकल गई थी।
सूफी साहब 2 गली छोड़ के रहते थे। अपना क्लिनिक भी था और 40 साल सरकारी नौकरी का वसी तजुर्बा भी था। कमाल साहब आज इमरजेंसी में उन्हें ही लाए थे। ब्लड प्रेशर इंतहाई लो है और ऐसा लगता है जैसे दिमाग गहरे सदमे में है। सूफी साहब ने चेकअप करने के बाद कहा, कहीं कारखाने में कोई नुकसान तो नहीं हो गया? सानिया दहल की बोली। सुल्ताना बेगम ने दहल के उसे देखा। बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती है ये लड़की। ये होश में आए तो उससे फ़ौरन कुछ नहीं पूछना है जब तक ये खुद बताने को आमादा ना हो। सूफी साहब ने जाते जाते हिदायत की थी, नूरुल्लाह साहब को फ़ोन लगाओ। कमाल फरहाना बेगम सायम का सुर्ख होता गाल देखते हुए कह रही थी। अच्छा हुआ कमाल साहब आपने खुद फ़ोन कर लिया, मैं भी आपको कॉल करने वाला था। सिलसिला मिलने पे नूरुल्लाह साहब ने कहा। खैरियत? कमाल साहब चौंक कर बोले। असल में मेरे हमजुल्फ साली के शौहर का इंतकाल हो गया है। कल रात तो हम गांव के लिए निकल आए हैं, वो बता रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमाल साहब बेसाख्ता ही बोले थे। आपने फ़ोन किया? खैरियत? नूरुल्लाह साहब को कॉल का ख्याल आया। वालिदा बात करेंगी? कमाल साहब ने कहते हुए फ़ोन फरहाना बेगम को पकड़ाया। जी माँ जी, हुक्म। फरहाना बेगम ने उन्हें सायम की नामालूम बेहोशी की दास्तान सुनाई। ओह, सायम होश में आया? अभी नहीं। ठीक है, आधे घंटे में आ जाएगा। फ़ोन उसके पास ले जाए, नूरुल्लाह साहब ने हिदायत की। कुछ देर खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि कॉल बंद हो गई थी। एक घंटे के वक्फे से फ़ोन दोबारा बजा था। दूसरी तरफ से नूरुल्लाह साहब ने जो बात बताई थी उसने उन सब के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। सायम को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया था। लेकिन उसने क्या किया है? कमाल साहब को समझ नहीं आई थी। उसने ही आप लोगों को मेरा पता दिया है, मेरे बारे में बताया है। नूरुल्लाह साहब ने एक यकीनी वजह बताई थी। तो अब? कमाल साहब परेशानी से पूछ रहे थे। फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं इंशाअल्लाह 2 दिन में वापस आऊँगा। पर कमाल साहब, एक बात बता दूँ, शायद पूरा एक जिन्नात का घराना आपके घराने के पीछे है। जो वज़ाइफ बताए हैं उन पे अमल कीजिए, नूरुल्लाह साहब ने सख्ती से हिदायत की थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। कहानी बड़ी ख़तरनाक सी लग रही है, तो मेरे साथ बने रहें। अगली किश्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।